एक मुलाकात के खास एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हैं हमारे साथ जाने माने कलाकार रामेश्वर बूटा जी। आइए बातचीत करते हैं। सर स्वागत है आपका हमसे। थैंक यू। मेरा पहला सवाल, इंसान के जीवन में कलाओं का क्या योगदान है? शुरुआत कैसे हुई? पहली बार कब आपने हाथों में पेंसिल उठाई? हाँ, जहाँ तक मुझे याद है कि अभी शायद मैं 5 साल का था जब मैं पहली बार स्कूल गया, एडमिशन हुई और मैंने देखा कि उस वक्त टीचर अभी टाइम पर आए नहीं, पहुँचे नहीं होंगे। तो एक मेरी उम्र का एक लड़का उठा और उसने वहाँ से चौक उठाया और टेबल से और ड्रॉ करना शुरू कर दिया उसके ऊपर ब्लैक बोर्ड पर। तो पहले एक गोला बनाया, फिर उसके बाद आंखें बनाई, नाक बनाया, फिर उसके लिप्स बनाए और बाद में उसका बाल बनाए और मुकुट बनाया और करते करते उसने एक फिगर बना दी चेस्ट तक, एंड इट वाज लॉर्ड कृष्णा। तो मैंने जब देखा मैं तो हैरान हो गया कि ऐसा भी होता है कि ड्रॉ किया जाता है और बनाया जाता है। मुझे नहीं पता था, मैं क्योंकि बुक्स में देखो, इलस्ट्रेशंस देखो, दिमाग नहीं चलता, तो लगता है कि हाँ है, लेकिन फिर लगा कि अच्छा ये ड्रॉ करना पड़ता है तब ये होता है। और दूसरी हैरानी ये हुई कि वो हमारी उम्र का था और उसने खड़े होके और बना दिया, पिक्चर बना दी। मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ा हैरान हुआ। और उसके बाद जब छुट्टी हुई, घंटी बजी और मैं घर भागा और घर जाके देखा, चारदीवारी देखी घर की, तो लगा कि मैं भी कुछ बनाऊं। तो मैं सीधा ही गया, बस्ता उतारा और एक तस्तरी ली और गोला तो बनाना नहीं आता था, कभी ड्रॉ किया ही नहीं था। तो मैंने वो रखी, गोला बनाया, उसके बाद आंखें बनाई, नाक बनाया, ये बनाया, बाल बनाए और मुकुट बनाया और सब कुछ बना के हार वार बना के मैंने कहा ये तो कृष्ण मैंने भी बना दिया। तो बहुत ही थ्रिल हुआ, मैंने कहा ये मैं भी बना सकता हूँ। तो मैंने एक ही नहीं बनाया, वो सारी दीवारें मैंने भर दी उसके ऊपर बना के। तो बहुत खुशी हुई। बस उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो गई। फिर तो ये था कि जहाँ दीवार देखूं कुछ लिख दिया या कोई चेहरा बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, दीवारें गंदी करनी शुरू, डांट पड़ती थी ये क्या कर दिया मैंने। और शुरुआत आपकी जब आगे बढ़ने लगी तो पता चला कि मानव जो अस्तित्व है, जो मानव की कलाकृति आप बनाते हैं वो दुनिया में बेस्ट हैं। उस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? शुरुआत तो ह्यूमन फिगर से ही हुई और उसके बाद ही मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई दोनों थे, वो बहुत अच्छा ड्राइंग करते थे और मैं देखा करता था कि वो किसी की सूरत को देख के या अपना ही पोर्ट्रेट देख के बिल्कुल एग्जैक्टली वो बनाते थे उसमें। और दूसरा था वो इमेजिनेशन से जो मर्ज़ी बना दे। मैं तो बड़ा हैरान था कि कितने। तो उस शुरुआत मेरी ये हुई कि मैं उन्हीं को देखता था और फिर खुद भी बनाने लगा। लेकिन खुद बनाता था मुझे नहीं आता था। कभी मैंने किसी कंपटीशन में अप्लाई करना, भेजना था कोई, तो मैं भाई से कहता तो मुझे सीनरी बना दो और मैं भेज दूँ। लेकिन पता नहीं कैसे मैं उनको देखते देखते सीख गया। तो मैं कई बार सोचता हूँ अभी भी कि कहीं वो लोग आर्टिस्ट बने होते मेरे भाई, तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँचे होते। उनकी तो ड्राइंग ही बहुत अच्छी थी, इमेजिनेशन बड़ा था और मैं तो मूर्ख था एकदम, मुझे नहीं कुछ आता था। तो लेकिन उनको देखते देखते मैंने भी करना शुरू कर दिया और करते करते इतना शौक़ हो गया कि स्कूल में जाता और होमवर्क मिलता और घर में आके होमवर्क की जगह मैं अपने पेपर्स के ऊपर या कॉपीज़ के ऊपर वही बनाता रहता। स्लेट और पेंसिल लिया और मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता था ताकि मिटा दो और फिर बना लो और कोई देखे नहीं, वो सोचे कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली तो मैं ड्राइंग करता था। एंड इवन 10th तक भी पहुँचते 8th तक या 10th तक भी पहुँचते हुए मैं यही कुछ करता था। और एग्ज़ाम आ जाते थे तो मदर मेरी या भाई पूछते थे कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं? मैं हाँ बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, मुझे लेकिन डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे शोर हो रहा है, मुझे दरवाज़ा बंद कर दो ताकि मैं अंदर पढ़ सकूँ। तो दरवाजे के अंदर चला गया और उधर से एग्ज़ाम है और लेकिन मैं तो अंदर जाके तो और फ्रीडम मिल गई, मैं अपनी पिक्चर्स बनाता था। तो इस तरह से करते करते पढ़ाई तो पीछे रह गई और मेरी ड्राइंग शुरू हो गई।
तो यहाँ तक कि फिर इवन 12th तक भी मैं बैक बेंचर बन गया धीरे धीरे। और बैक बेंचर इसलिए बन गया कि मैं दूर से देख के अपने टीचर की कार्टून बना सकता था, उनको देख के उनकी तस्वीर बनाता या लोगों को बैठे हुए देखता बनाता। मैं तो यही करता था। और वो जो लेक्चर देते और समझाते थे उस पर तो ध्यान ही नहीं होता था मेरा। तो अभी तक भी मुझे कई फ्रेंड्स पुराने मिलते हैं तो वो मुझे बताते हैं कि तुम तो पीछे बैग में जाके उनके कार्टून्स बनाया करते थे, जो कि मैं भूला हुआ। तो इसलिए जब भी एग्ज़ाम में पास तो मैं हो जाता था, लेकिन वो ऐसे मार्क्स नहीं आते जैसे मेरे ब्रदर्स के थे। वो तो बहुत ही टॉप क्लास में जाते थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब 12th में गया तो मेरे मार्क्स तो उतने नहीं थे। तो मैंने कहा कि अब मैंने बस पेंटिंग करनी ही नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा। मैंने ब्रदर्स को बोल दिया कि अब मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा। फिर मेरे ब्रदर्स ने बोला, दोनों ही थे, एक से ने पहले उन्होंने राय दी, फिर दूसरे ने भी राय दी कि भाई तुम पेंटिंग इतनी अच्छी करते हो, इतना दिमाग तुम्हारा उसमें लगा रहता है, तो तुम पेंटिंग का कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन करते। तो मुझे नहीं पता था तब कि पेंटिंग का कोई कोर्स भी होता होगा। सोचते थे कि अपने आप ही करते करते सीख जाते। लेकिन मेरा दिमाग शुरू से ही, मैं पेंटिंग ज़रूर अपना दिल बहलाव के लिए करता था, लेकिन मेरा दिमाग था आर्मी में जाने का या पुलिस में जाने का। और आर्मी में जाऊं ताकि देश के लिए कुछ करूं, और पुलिस में जाऊं तो मैं भ्रष्टाचार वगैरह को दूर करूं और ऑनेस्टी फैलाऊं और ये वो। तो मिलिट्री में जाने के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। लेकिन जब इंटरव्यू में गया, वो 4 दिन की इंटरव्यू होती है बहुत, तो मैं तो बहुत ही पतला दुबला एकदम, और कहाँ, और वहाँ तो रेसर्स और बहुत तगड़े तगड़े ट्रेंड लोग आते थे। तो मैं तो वहाँ रिजेक्ट हो गया। बड़े पोलाइटली उन्होंने कहा कि अगेन अगले साल आप कोशिश करिए, कोई बात नहीं, फिर से हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं पुलिस के लिए सोचता था। पुलिस के लिए मैंने कोई मेरी क्वालिफ़िकेशन साइंस वगैरह की नहीं थी, तो वो भी नहीं अप्लाई कर सकता। तो फिर ब्रदर्स ने जब कहा कि तुम आर्ट कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन करते, तो मैंने फिर वो किया, टेस्ट दिया और पास हो गया और शुरुआत हो गई। और यहाँ तक कि जब तक मैं हर क्लास में मैं तकरीबन मैं सोचता हूँ टॉप करता रहा और मुझे स्कॉलरशिप्स मिलती रहीं। यहाँ तक कि फोर्थ ईयर में भी आके मुझे याद है मैं अपने टीचर के सामने रोया था कि काश मुझे अभी भी पुलिस की या मिलिट्री की जॉब मिल जाए तो मैं वो करूँ। ये पेंटिंग तो मेरा शौक़ है, ये तो अलग से। एनीवे, ये तो इमोशनल एक फीलिंग थी कि मैं कुछ करूं। लेकिन 5th ईयर तक होते होते मैंने रिज़ॉल्व कर लिया और मैं एकदम ठीक हो गया कि नहीं वो नहीं करना, सिर्फ पेंटिंग ही करेंगे। किसी हायर सेकेंडरी स्कूल में, किसी कॉलेज ऑफ आर्ट में भी मुझे उन्होंने रख लिया, पार्ट टाइम टीचिंग जॉब, लेक्चरर की जॉब दी। तो इस तरह करते करते बहुत छोटी छोटी जॉब्स करता करता किसी तरह से गुजारा कर रहे थे, पैसा थोड़ा सा मिल जाए और गुजारा ही कर रहे थे। लेकिन इतना ज़रूर था कि मैं एक किस्सा और बताऊं कि जब मैं यंग था और कॉलेज ऑफ आर्ट में था और मैंने कहीं भी अप्लाई किया, आई वॉज नेवर सेलेक्टेड। किसी भी, चाहे मैं टॉपर था, कुछ भी था, मैं कहता ये हो क्या रहा है कि एक तरफ तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरे टीचर्स इतनी इज्जत करते हैं मेरे काम की, और दूसरी तरफ किसी भी इंटरव्यू में जाता हूँ तो रिजेक्ट होता था। तो 3-4 इंटरव्यूज़ में मैं गया, किसी फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए भी गया तो रिजेक्ट हो गया, किसी जॉब के लिए हो गया तो रिजेक्ट हो गया। तो ये लगा कि ऐसी पहले से ही कुछ घपला होता होगा, कुछ ना कुछ वो सेलेक्ट कर लेते होंगे। लेकिन फ्रस्ट्रेशन उस वक्त यंग एज में ऐसी होती है कि यानी एक तरफ तो आप टॉप में पहुंच रहे हैं क्लास में, सबको आप बीट कर रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, सब कुछ, और दूसरी तरफ आप बाहर आए तो आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं कभी अप्लाई नहीं करूंगा बाहर जाने के लिए। जाऊंगा तो अपने बलबूते पर जाऊंगा, नहीं तो इनकी स्कॉलरशिप्स के ऊपर नहीं जाऊंगा। इस तरह से मैंने किसी भी स्कॉलरशिप में मैंने सोचा कि मैं अब अप्लाई नहीं करूंगा। मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई। मुझे इनवाइट कोई करेगा तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। या मेरे पास पैसा होगा,
फॉरेन कंट्री में जाऊंगा, एजुकेशन के लिए भी जाऊंगा तो अपने आप जाऊंगा, ना कि किसी की हेल्प लेके, गवर्नमेंट की या इंटरव्यूअर्स की। और वही हुआ। बहुत जल्दी ही कॉलेज ऑफ आर्ट से पास करने के बाद मेरी जहाँ भी जॉब लगी, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, मुझे खुद ही बुलाया गया। मैं रजौरी गार्डन जाता था, हमेशा वहाँ से आता था। और कहाँ सेंट्रल एक इंस्टीट्यूट, और इतनी बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है, तो मैंने तो एकदम एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा कि हाँ, मैं पढ़ाऊँगा। बस उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैंने वहाँ टीचिंग शुरू कर दी। मेरे से पहले और टीचर्स थे जो कि शायद उनको ठीक लगे नहीं, डिसिप्लिन नहीं थे या क्या था, लेकिन वो टाइम था और अब टाइम है। आज 60 साल के 60 इयर्स से मेरा ख्याल ऊपर हो गए होंगे, तो मैं उसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एंड उस वक्त एक टीचर बन के आया, फिर मुझे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बना दिया और फिर मैं इस डिपार्टमेंट को चलाता रहा। सो आई एम सो हैप्पी नाउ। और वही हुआ मेरे साथ। अब कभी भी बाहर गया या कहीं भी गया तो अपने बलबूते पर गया। ये समहाउ कुछ ज़िंदगी में ऐसे पहलू आते हैं कि आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। और उस वक्त यही था कि मैं क्यों, मुझे लगा कि जैसे मैं भीख मांग रहा हूँ और लोग मुझे दे नहीं रहे, है ना। तो उस वक्त जो डिसीजन था, इट वाज गॉड्स गिफ्टेड डिसीजन कि मैंने आगे से अप्लाई कहीं नहीं करना। और वही हुआ, बिना अप्लाई किए मुझे हमेशा ऑफ़र्स आती रही। तो उस लिहाज से कैसे, मैं नहीं सोचा कि मैंने किया, वो मेरे ख्याल एक परमात्मा की तरफ से ही एक वो मिलती है, एक तरह की अंदर से ही आवाज़ आती है कि ये करना है और ये नहीं करना है। कला के अलावा, पेंटिंग के अलावा और क्या है जो आपको उत्साहित करता है, आपको अच्छा लगता है वो करने में? बस मेरे ज़िंदगी में दो ही चीज़ें रहीं, या कह लें 2-3 चीज़ें रहीं। एक फैमिली, एक मेरी टीचिंग और एक मेरी अपनी आर्ट करना। बस इसके बीच में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और चांस की बात है या परमात्मा की दया है कि मैं जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहीं पर अपर फ्लोर में मैं रहता हूँ, ताकि मेरा लिंक उनके साथ, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा रहता है। और स्टूडेंट्स इतने खुले हुए हैं कि जब चाहे वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोचेबल हूँ। और मैं भी उनको पढ़ाता हूँ, साथ में पेंट करता हूँ। मेरा स्टूडियो भी वहीं है। सो इट्स वेरी कंफर्टेबल। तो मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। आपको कल ही ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा डीलिट की उपाधि से नवाजा गया है। इस पर आपका क्या कहना है? बात ये सीधी सादी बात है कि मैंने कभी भी, मेरी ऐसी एम्बिशन नहीं रही कि मुझे कोई अवार्ड्स मिलें और डिग्रीज़ मिलें और ये वो कुछ भी। लेकिन अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ, मैंने मांगा नहीं और मुझे मिल गया। जैसे मैंने पहले बताया कि बिना मांगे मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। और इतनी इज्जत की बात है कि मुझे ये डिग्री दी गई, जो कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं इस लायक नहीं हूँ। मतलब मैं तो एक पेंटर हूँ, सीधा साधा, या पढ़ाता हूँ, एक टीचर हूँ। तो कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिले तो मैं सोचता नहीं हूँ उसके बारे में, और मिल जाए तो मैं सोचता हूँ कमाल है, बहुत अच्छा हो गया। सो वेरी मच एक्सेप्टेबल एंड आई एम थैंकफुल रियली। आखिरी में यही कि जो छात्र अपने परिवार से, अपने समाज से लड़ के अपनी कला को, अपने काम को, अपने जुनून को आग देना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? खैर, मैं इस लायक क्या हूँ कि संदेश किसी को दूँ, लेकिन ये ज़रूर रहा कि मैं सिर्फ टीचर नहीं रहा। मैंने ये देखा कि मेरे टीचर्स बहुत लायक थे, बहुत अच्छे थे, उनका काम बहुत बढ़िया था। ख़ासकर मैं उन 2 टीचर्स को, मैं 2-3 टीचर्स को मैं सोचता हूँ बहुत अच्छे रहे। लेकिन समहाउ वो टीचिंग में लगे रहे और उनका काम धीरे धीरे छूट गया। शायद मैंने बहुत बार सोचा कि क्या रीज़न है कि इतने अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, फिर वो अच्छे पेंटर्स क्यों नहीं बन पाते। तो शायद उनको एक्सप्रेशन में इतना मज़ा आता है, स्टूडेंट्स के साथ बात करके उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। और 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल ऐसे बीत जाते हैं और स्टूडेंट्स के बीच में ही, पढ़ाने में ही
उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है और पेंटिंग छूट जाती है। मैं तो पढ़ाता भी था, सारा दिन पढ़ाया तो रात को जाके घर में जाके काम करता था। संडे के दिन मुझे छुट्टी मिली तो तब मैं काम करता था। और जब मैं त्रिवेणी में आ गया तब तो बात ही क्या थी, स्टूडेंट्स वहाँ काम करते थे। अगर वो 3 घंटे की क्लास होती थी, मैं कहता नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम काम कर सकते हो। तो वो लोग सारा दिन काम करते थे, शाम को चले जाते थे, फिर शाम की क्लास होती थी तब मैं उनको पढ़ाता था। जैसे ही टाइम मिलता मुझे, मैं अपने स्टूडियो में अंदर जाके अपना काम करता था। तो पेंटिंग और टीचिंग मेरी इतनी साथ साथ रही कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा और मैं कभी खाली भी नहीं रहा, और ऐसा भी नहीं लगा कि मैं टीचिंग में बड़ा सेटिस्फाइड और बहुत हैप्पी हूँ। अभी तक भी टीच कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। और टीच करने के बाद एक राउंड लगाया और मेरे पास स्टूडियो में अपने काम में लग जाता हूँ। इस उम्र में भी क्या चाहेगा कि और क्या मिले, क्या मिलना चाहिए। अच्छा, और क्या कमाल की बात है कि इधर से स्टूडेंट्स हैं, इधर मेरा स्टूडियो है, ऊपर मेरा घर है। जब आपको आराम चाहिए आराम कर लें, जब आपको चाय की ज़रूरत है तो चाय नीचे आ जाए या मैं ऊपर चले जाऊँ पीने के लिए। तो फैमिली के रिलेशंस भी हैं स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स भी मेरे ऐसे रिलेशंस हैं जो कि कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो ये कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे यहाँ पर डिसिप्लिन पूरा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आए या चले जाए या नहीं आए या कुछ नहीं है। डिसिप्लिन के साथ सब काम करते हैं, लेकिन जब काम पूरा हो जाए जा सकते हैं मुझे बताए बगैर भी, और जब चाहें आ भी सकते हैं। सो बड़ा ही एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कमाल का एनवायरनमेंट है, जो मैं सोचता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा हो तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। सो इस तरह से मैं अपना काम करता रहता हूँ। बिल्कुल, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।